तो हमारे 8वीं यूनिट का एक टॉपिक चल रहा था। जो 8वीं यूनिट है मनोरंजन, शिविर एवं योग। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट है। पहला मनोरंजन का है, दूसरा शिविर का है और तीसरा योग का है। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है मनोरंजन, उसके अंदर जो सेकंड टॉपिक है वो लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों के सिद्धांत। तो सबसे पहले खेलों के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें खेल क्या है, अगर हम खेल को प्रॉपर तरीके से जान पाए तो इनके सिद्धांत किस कारण से दिए गए हम उन्हें आसानी से जान पाएंगे। तो हम सबसे पहले खेलों के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने क्या क्या तथ्य दिए हैं या परिभाषाएं दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो विद्वान थे स्टैनले हॉल ने एक तथ्य दिया था, खेल वंश परंपरा का शुद्ध प्रकाशन है। इन्होंने स्टैनले हॉल ने क्या बताया था, खेल वंश परंपरा का शुद्ध प्रकाशन है। अब देखिए किस प्रकार से है वंश परंपरा। वंश का मतलब क्या हुआ, वंश का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या हुआ, वंश का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हम जो हमारे पूर्वज थे वो जंगलों में रहते थे और इस तरह की आधुनिक दुनिया में नहीं जीते थे। तो वहां पर वो क्या करते थे, शिकार करते थे। क्या करते थे, शिकार करते थे। मान लीजिए हिरण का शिकार कर रहे हैं तो हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ेंगे, ठीक है, रनिंग हो गया, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने कोई हाथ में लकड़ी ले रखी है, उस लकड़ी को हिरण के पीछे फेंक रहे हैं या पत्थर को फेंक रहे हैं, तो ये थ्रोइंग हो गया, ठीक है। ये हमारा वंश है, उस वंश की परंपरा आ रही है। उससे थोड़े आगे चले तो तीरंदाजी आ गया, तीर बना लिए उन्होंने। तो आज तीरंदाजी चल रहा है, स्पोर्ट्स के रूप में चल रहा है। शिकार के लिए उन्होंने तीर बनाए थे, युद्ध अभ्यास के लिए तीर बनाए थे, भाले बनाए थे, तलवार बनाई थे। तो तलवार, आज फेंसिंग चल ही रहा है, तलवारबाजी, और भाला फेंक चल ही रहा है, थ्रोइंग इवेंट्स भी चल रहे हैं। जैसे गोला फेंकते थे पहले युद्ध के समय, तो अब आज गोला फेंक प्रतियोगिता होती है। तो जो वंश परंपरा पहले से चली आ रही है, खेल वंश परंपरा का शुद्ध प्रकाशन है। अब उसको हमने शुद्ध कर दिया है और अच्छा बना दिया है, ठीक है। तो ये बात किसने बताई है हमें, स्टैनले हॉल ने बताई है। क्या बताई है, खेल वंश परंपरा का शुद्ध प्रकाशन है। इसके बाद में वैलेंटाइन विद्वान हुए, इन्होंने बताया कि खेल एक प्रकार का मन बहलावा है। वास्तव में खेल क्या है, वास्तव में खेल क्या होता है कि जब भी हम खेल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें एक मन में शांति मिलती है, मन बहलावा होता है। मतलब चलो आज मन बहलाना है तो खेलने चलते हैं। तो किसी प्रकार का भी जो खेल होता है, स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, उसमें मन बहलावा होता है। चाहे उसमें भाग लेने से भी या देखने से भी मन बहलावा होता है। तो इस प्रकार खेल एक प्रकार का मन बहलावा है। ये किसने बताया था, वैलेंटाइन ने बताया था। फिर हर्लॉक नाम के विद्वान हुए, इन्होंने बताया कि बिना अंतिम परिणाम पर विचार किए जो केवल आनंद प्राप्ति हेतु की जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स कहते हैं या खेल कहते हैं। जब स्कूल्स में या कॉलेजेस में जब हम कोई भी टूर्नामेंट करवाते हैं या खेलने के लिए जाते हैं तो हम घर से ये थोड़ी सोच के जाते हैं कि आज हम जीतेंगे या आज हम हारेंगे। मान लीजिए कि आप कहीं दिनों बाद में, 1 महीने बाद में आज आप ग्राउंड पे जा रहे हो खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हो, तो आप ये घर से थोड़ी सोच के जाओगे कि आज मेरी टीम कमजोर होगी तो मैं हारूंगा या जीतूंगा। आप क्या सोचते हो, 1 महीने तक लगातार आप क्या सोचते हो कि हमें खेलना है, क्या करना है, खेलना है। तो बिना अंतिम परिणाम पर विचार किए जो क्रिया केवल आनंद प्राप्ति हेतु की जाती है, उसी को क्या कहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जियो, जिंदगी जो होती है या स्पोर्ट्स होता है उसको जीना चाहिए, हार या जीत की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये बात किन्होंने की है, ये विद्वान हर्लॉक ने कही है। मैकडूगल साहब ने क्या कहा है, मैकडूगल जो विद्वान हुए उन्होंने कहा है सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति खेल है। मतलब सामान्य जो प्रवृत्तियां हैं, मनुष्य की जो नॉर्मल प्रवृत्तियां हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है, खेल है। खेल को सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति किसने माना, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति, सामान्य प्रवृत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति किसको, खेल को माना गया है। ये बात किन्होंने कही थी, मैकडूगल साहब ने कही थी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है, किसी एग्जाम में पूछा गया था। देखिए फिर आगे है स्टंट, स्व नियंत्रित इच्छित क्रिया है। मतलब हम जब भी खेल खेलते हैं तो हम अपनी इच्छा से खेलते हैं, स्वयं
नियंत्रित खेलते हैं। मान लीजिए हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमारे पास फुटबॉल आया है, ठीक है, तो अब हमें कौन से खिलाड़ी को पास करना है, कौन सा किक उसके ऊपर लगाना है, हाई किक लगाना है, लूप किक लगाना है, या फिर पुश पास करना है, कौन सा किक हम उसके ऊपर लगाएंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या हम किस तरीके से खेले। तो ये स्वनियंत्रित और इच्छित क्रिया है। मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल हमारे पास आ रही है, तो हमारे जैसे कि तो हम उसको प्लेट करेंगे, ग्राउंड शॉट लगाएंगे, या फिर सिक्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो स्वयं नियंत्रित क्रिया है, मतलब खुद के द्वारा संचालित की जाती है। ऐसा भी खेल किया कि जब हम किसी की दूसरों की कठपुतली बनकर ऐसा खेल खेले, तो वो खेल नहीं होता है, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन की भावना जाहिर नहीं होती है। तो ये बात स्टर्न महोदय ने कही थी कि स्वनियंत्रित इच्छित क्रिया ही खेल है। फिर एक डेफिनेशन दी थी निक नील्सन ने। निक नील्सन विद्वान हुए, इन्होंने कहा था कि प्रसन्नता पूर्वक फालतू समय में बच्चों द्वारा किया गया कार्य क्या है, खेल है। देखो हम सभी बच्चे ही हैं, ठीक है, हमारे अंदर बोलते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं उसमें भी एक बच्चा होता है, तो ये बच्चा वर्ड यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, तो इससे यहाँ पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आपको ध्यान किस पे रखना है, प्रसन्नता पूर्वक फालतू समय में जो कार्य किया गया है, ठीक है। जब हम फालतू बैठे हैं, जब हमारे पास ज्यादा काम नहीं है या कोई काम नहीं है, तब हम क्या करते हैं, कोई भी एक आनंद पूर्वक कार्य कर लेते हैं, प्रसन्नता पूर्वक कार्य कर लेते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है। तो उसको निक नील्सन ने खेल नाम दिया है। फिर रॉस महोदय ने बोला कि आनंदपूर्ण स्वतः प्रस्फुटित रचनात्मक क्रिया जिसमें मनुष्य अपनी पूर्णतम अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। ये बात किसने बोली है, रॉस महोदय ने बोली है कि आनंदपूर्ण मतलब कोई कार्य को करने में मजा आता है, आनंद मिलता है। स्वतः प्रस्फुटित मतलब वो अंदर से निकलता है, मतलब जैसे कि क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे जा रहे हैं, उन्हें देख के हमारा मन अंदर से प्रस्फुटित होता है, निकलता है नहीं हम भी खेलेंगे, ठीक है। तो स्वतः प्रस्फुटित और रचनात्मक क्रिया, इसमें भी हम क्या करते हैं, अपनी कलाकारी दिखाते हैं, रचनात्मकता दिखाते हैं, जिसमें मनुष्य अपनी पूर्णतम अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, अपनी पूर्णतम अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, या अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, खेल कहेंगे। ये बात इन्होंने कही है, रॉस महोदय ने कही है। पूर्णतम अभिव्यक्ति का मतलब है कि जो अंदर की इच्छाएं हैं सारी, वो सारी के सारी बाहर निकल जाती हैं। जब आपने देखा होगा कि आज तो सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर को चौके छक्के लगा रहा है, या फिर विराट कोहली आज तो साउथ अफ्रीका वालों को धो रहा है, तो अपने को लगता है कि आज विराट गुस्से में है, ठीक है। तो वास्तव में वो गुस्से में होता है, पर अपनी अभिव्यक्ति को वो क्या करता है, बाहर जाहिर करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी दिन कोई खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, आज तो इसका दिन खराब था, बहुत ही जल्दबाजी में खेल रहा है, तो वो जल्दबाजी करने की उसकी अभिव्यक्ति है। कोई ध्यान से खेला, आराम से खेला, जैसे टेस्ट खेलते हैं, दीवार के राहुल द्रविड़ को टेस्ट में दीवार के नाम से भी जाना जाता था कि भाई वो एक आउट ही नहीं होते थे, बॉलर परेशान हो जाते कि राहुल द्रविड़ को कैसे आउट करे, वो बिल्कुल ध्यान से खेलता था, तो वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो उसका ध्यान है वो लगाने की कोशिश करता था, तो वो उसकी अभिव्यक्ति है, वो पूरी उसकी क्या है, अभिव्यक्ति है। तो ये बात रॉस महोदय ने कही थी कि आनंदपूर्ण स्वतः प्रस्फुटित रचनात्मक क्रिया जिसमें मनुष्य अपनी पूर्णतम अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स कहते हैं या खेल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूर्णतम अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। ये किसने कही थी बात, इस रॉस महोदय ने कही थी। फिर रस्किन महोदय आ गए, जो रस्किन विद्वान थे, इन्होंने बताया था कि बिना लक्ष्य शरीर एवं मन को आनंद के लिए लगाना, अपनी जो बॉडी है, मतलब जो मन है अंदर वाला और अपना शरीर है, उसको आनंद के लिए लगा दिया हमने कि भाई मेरे को इस चीज में मजा आ रहा है। तो बिना लक्ष्य मतलब उसका कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए फिक्स कि भाई मैं आज आनंद प्राप्त करके ही आऊंगा, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो बिना लक्ष्य के शरीर एवं मन को आनंद के लिए लगाना, ये डेफिनेशन या ये तथ्य किसने दिया था, रस्किन महोदय ने दिया था। फिर गुलिक महोदय हैं, इन्होंने बताया था कि खाली समय में अपनी पसंद से करते हैं, जो भी फ्री टाइम होता है उसमें हम अपनी पसंद से जो भी कार्य करते हैं। खेल क्या है, खेल वह है जो खाली समय में हम अपनी पसंद से करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, खेल कहते हैं। ये बात किसने कही, गुलिक महोदय ने कही। फिर लिजारस ने कहा है स्वतंत्र उद्देश्यहीन आनंदपूर्ण और दूसरों का ध्यान खींचने वाली क्रिया क्या है,
खेल है। जब भी आप देखेंगे बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो सबका ध्यान आकर्षित करते हैं, उनका कोलाहल, उनका जो शोरगुल होता है, जो कोलाहल होता है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। या जब भी कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, तो मान लीजिए आप बाइक से अपने स्कूल भी जा रहे हैं, अपने कॉलेज भी जा रहे हैं, तो आप जब उनको देखते हैं तो आपका भी मन करता है देखो बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी खेलता हूं। तो खेल क्या है? दूसरों का ध्यान आकर्षित करने वाली क्रिया है, जिसमें आनंद भी मिलता है खेलते समय और देखते समय भी, और उद्देश्यहीन क्रिया, इसका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर, और स्वतंत्र क्रिया है, मतलब स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए। उसको हम, ये बात किसने कही? ये लिजारस महोदय ने कही है। तो यहाँ पे ध्यान खींचने वाली क्रिया किसने बताया है? लिजारस महोदय ने बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका ध्यान भी लिजारस महोदय की तरफ रहना चाहिए। देखिए, स्टर्न स्वैच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है, बिल्कुल कम शब्दों में कहा है स्टर्न ने। किसने कहा है? स्टर्न ने कहा है स्वैच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया क्या कहलाती है? खेल कहलाती है। ये बात स्टर्न महोदय ने कही है कि जो खेल है ना वह स्वैच्छिक क्रिया है, मतलब अपने इच्छा से अपन जो करते हैं और उसका सारा कंट्रोल भी हमारे पास में ही रहता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? खेल कहते हैं। ये बात स्टर्न महोदय ने कही है। फिर टीपी नन ने एक तथ्य दिया था कि खेल रचनात्मक क्रियाओं का सुदृढ़ रूप है। क्या है? खेल क्या है? खेल रचनात्मक क्रियाओं का सुदृढ़ रूप है, यानी जो भी हम क्रिएटिविटी हमारे अंदर है, रचनात्मकता है, इन क्रियाओं का जो सुदृढ़ रूप है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, इसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इसकी टांगे बहुत अच्छी चलती है, इसके पैर बहुत अच्छे चलते हैं, इसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, तो वो उसमें उन क्रियाओं में रचनात्मकता दिखा रहा है। वो क्या कर रहा है खिलाड़ी? उन खेल क्रियाओं में क्या दिखा रहा है? रचनात्मकता दिखा रहा है। तो उन रचनात्मक क्रियाओं का सुदृढ़ रूप, एक मजबूत रूप ही क्या कहलाता है? खेल कहलाता है। ये किसने कहा है? टीपी नन महोदय ने कहा है। ये डेफिनेशंस याद करना थोड़ा मुश्किल है, मैं इस चीज को मान सकता हूं, परंतु कुछ प्रयासों से या फिर जो पर्टिकुलर वर्ड है कि ये वर्ड किसकी डेफिनेशन के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे स्टैनले हॉल का आपको ये वर्ड याद रखना है, वंश प्रकाशन, कि वंश प्रकाशन किसने दिया? स्टैनले हॉल। ठीक है, मैं इसको कैसे याद करता हूं और आप इसको कैसे याद कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, मैं इसको कुछ इस प्रकार से याद करता हूं, स्टैंड ले हॉल। स्टैंड का मतलब एक ठहराव, ले हॉल। ठीक है, तो जो हमारी जो पीढ़ी चली आ रही है उन्होंने अपना अपना एक स्टैंड रखा। क्या रखा? अपना अपना एक स्टैंड रखा है। कैसे? जो बिल्कुल पाषाण काल में झेल रहे थे उनका स्टैंडर्ड ऐसा था कि भाई वो पत्थर फेंकते थे या साधारण सी लकड़ी फेंकते थे। उसके बाद का जो वंश आया उसमें अच्छे भाले बनने लगे लोहे के। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक स्टैंड रखा, इन्होंने अपना एक स्टैंड रखा। और हमारा स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंड क्या है कि हम अब बिल्कुल जो एल्यूमिनियम की फ्रेम या फिर अब तो फाइबर के भाले भी आने लग गए, तो इस प्रकार के ये हमारा स्टैंड है। तो ये अलग अलग जो हमारा वंश है वो अपना अपना स्टैंड लेते हुए आ रहा है। तो इसी का शुद्ध रूप में, और ये भी प्रकाशन कैसे हो रहा है? इनका शुद्ध रूप में हो रहा है। मैं इसको, इस डेफिनेशन को इस प्रकार से याद करता हूं कि स्टैंड ले हॉल, स्टैंड ले हॉल से याद रखता हूं। तो खेल वंश परंपरा का शुद्ध प्रकाशन है। तो इस प्रकार से इन डेफिनेशंस को याद किया जा सकता है। जैसे मैं एक बात को और बता देता हूं कि वैलेंटाइन डे के दिन हम क्या होता है? मन बहलावा है। जो आधुनिक वैलेंटाइन डे चल रहा है इनमें होता क्या है? अभी आ ही रहा है, लगभग 10 दिन बाद में, आज 4 फरवरी हो गई है, 10 दिन बाद में वैलेंटाइन डे ही है। तो उस दिन होता क्या है? देखो, उन लोगों से पूछो जिन्होंने वैलेंटाइन डे मना दिया है। ठीक है, अब वो पछता रहे कि उस दिन केवल और केवल क्या होता है? मन बहलावा होता है और कुछ भी नहीं होता है। मन को बहलाने की चीजें हैं। किसी के लिए तो जान से भी ज्यादा प्यारा होता है वैलेंटाइन डे, या फिर वर्ल्ड का बेस्ट डे भी हो सकता है, परंतु याद करने के लिए बता रहा हूं आपको कि एक प्रकार का मन बहलावा है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि खेल एक प्रकार का मन बहलावा है, यह तथ्य किस विद्वान ने दिया है, तो आपको सीधा सीधा क्या याद आ जाएगा? वैलेंटाइन याद आ जाएगा। या फिर खेल वंश परंपरा का शुद्ध प्रकाशन है, तो वंश परंपरा स्टैंड ले हॉल। तो इस प्रकार से आप इन तथ्यों को याद भी कर सकते हैं। एक हरलॉक का भी मैं आपको बता देता हूं। बिना अंतिम परिणाम पर विचार किए जो क्रिया आनंद के लिए प्राप्त की जाती है, आनंद के लिए प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, तो
अंतिम परिणाम। लास्ट में हम क्या करते हैं, जैसे घर से कहीं हमें जाना है तो हम अंतिम बार में क्या करते हैं, घर के ताला लगाते हैं, लॉक लगाते हैं, और ऐसा हम हर बार करते हैं। तो हर लॉक महोदय ने क्या बोला था कि बिना अंतिम परिणाम पर विचार किए केवल आनंद प्राप्ति हेतु जो क्रिया की जाती है, हमें पता है कि चोर नहीं आएगा परंतु आनंद ही हुआ एक तरह से, फिर भी हमने लॉक लगा दिया। तो ये याद करने का तरीका है। यदि आपको सीधे सीधे याद हो जाती है तो आपको बिल्कुल ही ऐसे ही याद करनी है, नहीं तो आपको किसी तथ्य से या कोई ट्रिक बनाकर भी आप याद कर सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स की डेफिनेशन में तो एक आध कभी कभार पूछ ली जाती है, मैं फिक्स नहीं हूं या मैं पूरी तरह से ये बात नहीं कह सकता कि पूछी ही जाएगी, ठीक है, पर प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उसको हम अभी पढ़ेंगे। खेल के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ प्ले। हमने स्पोर्ट्स पढ़ा था, खेल किन्हें कहते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स। जो हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स, जो अमूमन बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसमें तो प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, परंतु जो हमारा सिलेबस है इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ प्ले, यानी खेल के सिद्धांत। तो अब हम इसको थ्योरी ऑफ प्ले के रूप में पढ़ेंगे। वस्तुतः हमने खेल की परिभाषा पढ़ ली थी, जाना था कि खेल किस प्रकार से होता है, उसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। अब खेल के सिद्धांत क्या हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो खेल के एक मैं आपको बात बता देता हूं कि खेल का प्रथम सिद्धांत क्या है या द्वितीय सिद्धांत क्या है, तृतीय सिद्धांत क्या है, इनके क्रम में कंफ्यूजन रहता ही रहता है। तो ऐसा कोई भी तथ्य नहीं या क्वेश्चन नहीं बनता है, ये सिद्धांत है, बस इनको क्रम दे दिया गया है, कब बने थे या फिर पहला कौन सा है या अंतिम कौन सा है, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको इनको सबको याद करने हैं, किसी भी क्रम में याद कर सकते हैं। देखिए, तो क्रम के रूप में मैंने इसको सबसे पहले लिया है। सबसे पहला सिद्धांत है शुद्धिकरण का सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का सिद्धांत। तो इसको एक बार रेफरेंस से पढ़ते हैं। जो फ्राइड महोदय हैं, जो सिगमंड फ्राइड है, इनका नाम पूरा नाम सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे। एक सिद्धांत दिया था शुद्धिकरण का सिद्धांत। शुद्धिकरण का सिद्धांत क्या होता है पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मनोविज्ञान विशेष का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं शुद्धिकरण का सिद्धांत। शुद्धिकरण के सिद्धांत के अंदर फ्राइड महोदय ने हमें दो बातें बताई। पहला बताया कि देवी शक्तियों को प्रकट करने हेतु खेलों में भाग लेते हैं और जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि खेलों से नष्ट हो जाती है। इसको समझिए, क्या बात बताई इन्होंने। ये कोई हमें अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जा रहे हैं फ्राइड साहब, परंतु इन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी जब देवी देवताओं के प्रचार समाज में बहुत ज्यादा थे, उस समय ये बात बोली थी फ्राइड महोदय ने। अब इसको समझिए, देवीय शक्तियों को प्रकट करने हेतु तो खेलों में भाग लेते हैं, यानी हमारे अंदर शरीर में दो तरह की शक्तियां हैं, एक तो अच्छी वाली शक्तियां हैं और एक बुरी वाली शक्तियां हैं। ये सभी मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। तो देवी शक्तियां यानी अच्छी वाली जो शक्तियां हैं, इनको प्रकट करना है हमें, तो हमें किस में भाग लेना पड़ेगा, खेलों में भाग लेते हैं। तो हम खेलों में जब भाग लेते हैं तो हमारी देवीय शक्तियां क्या होती हैं, प्रकट होती है, यानी अच्छी शक्तियां हैं जो वो प्रकट होती है। किस प्रकार से, देखिए, हमारे अंदर जो क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि शक्तियां हैं वह खेलों से नष्ट हो जाती हैं। किस प्रकार से नष्ट हो जाती हैं, या फिर हम इनको रूपांतरित कर देते हैं। ये क्रोध आना, भय आना, ईर्ष्या, ये आदि अवगुण है, हमारे दोष हैं, परंतु हम इसको रूपांतरित करके अच्छी शक्तियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्रोध, मान लो किसी को क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसे बॉक्सिंग गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसमें, बॉक्सिंग में। किसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा भय है, तो मान लीजिए ये यदि तैराकी में भाग लेगा, किसमें, तैराकी में या स्विमिंग में भाग लेगा, तो तैराकी में भाग लेने से इसका भय शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम खेलों में भाग लेते हैं तो हमारे अंदर की जो बुरी शक्तियां, जो राक्षसी शक्तियां या जो हमारे अंदर जो हमारी कमी है, हमारी कमियां हैं, वो उजागर होती हैं
वह बाहर निकलती हैं और अच्छी चीजें हमारे अंदर आती हैं। आपने देखा होगा अमूमन जब छोटे बच्चे को स्विमिंग सिखाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डरता है, तो उसका डर बाहर निकालने के लिए हम उसको पहले छोटे से पूल में ले जाते हैं, फिर थोड़े थोड़े बड़े बड़े करके उसको वो बहुत अच्छा स्विमर बन जाता है, समय के अनुसार वो बहुत अच्छा स्विमर बन जाता है। तो इसी प्रकार जो हमारी जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनको खेलों से नष्ट किया जा सकता है और दैवीय शक्तियों में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अभी इसके ऊपर कुछ मूवीज भी बनी हैं। अभी एक बॉक्सिंग वाली मूवीज बनी थी कि जिसमें एक गुंडा होता है, उसको खेल सिखाया जाता है और वो अच्छा प्लेयर बन जाता है बाद में। तो इस प्रकार से जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको दबाकर दैवी शक्तियों को उजागर करना, प्रकट करना खेल के द्वारा हो सकता है। इसको हम शुद्धिकरण का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? शुद्धिकरण का सिद्धांत कहते हैं। शुद्धिकरण का जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था। सिगमंड फ्राइड महोदय ने एक और सिद्धांत दिया है, मनोविज्ञान का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा दिया है? मनोविज्ञान का सिद्धांत। मनोविज्ञान का सिद्धांत हमें बताता है कि दबी हुई ऊर्जा का बाहर आना। मनोविज्ञान का सिद्धांत ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है हमारे शरीर के अंदर जो मेंटली बोलते हैं कि स्वतः ही होती है, मानसिक क्रिया है जो स्वतः हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? दबी हुई ऊर्जा का बाहर आना। जैसे काम, आपने देखा होगा कि जैसे बाल्य अवस्था आती है, बाल्य अवस्था के पश्चात जैसे किशोर अवस्था का प्रारंभ होता है तो हमारे मन के भीतर काम वासना के भाव स्वतः ही जागृत हो जाते हैं, स्वतः ही प्रस्फुटित होने लग जाते हैं। जो हमारे अंदर दबी हुई भावना है जो लेबिडो के रूप में भी जानी जाती है, अन्य जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, तो दबी हुई ऊर्जा का बाहर आना, वो जैसे एक एग्जांपल दिया है काम या कामोत्तेजना, तो वह स्वतः ही बाहर आने लगती है। तो ये भी खेल का एक हिस्सा है। तो ये किसने दिया था? मनोविज्ञान का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। ठीक है, अब देखिए पहला सिद्धांत हो गया शुद्धिकरण का सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड महोदय ने दे दिया। मतलब दो सिद्धांत हो गए जो सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिए हैं। अब देखिए सेकंड सिद्धांत है वह है मनोरंजन का सिद्धांत। क्या है? मनोरंजन का सिद्धांत। ये दिया है लॉर्ड कैम्स और JTW पैट्रिक ने। किसने दिया है? जो मनोरंजन का सिद्धांत है जिसे हमने द्वितीय नाम दिया है कि भाई जो सेकंड सिद्धांत हो सकता है, मनोरंजन का सिद्धांत किसने दिया है? लॉर्ड कैम्स और JTW पैट्रिक ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि हम खेल क्यों खेलते हैं? स्वयं को ताजा रखने के लिए और पुनः शक्ति प्राप्त करने हेतु या नवीन ऊर्जा का संचार करने हेतु। आपने अमूमन देखा होगा कि मान लीजिए कि हम दिन भर काम करते हैं, मान लीजिए जैसे हम टीचर्स हैं तो हम क्या करते हैं? दिन भर स्कूल में काम करते हैं, या फिर कोई मजदूर है जो दिन भर फैक्ट्री में काम करता है, वो थक हार कर घर जाता है, परंतु फिर भी वह क्या करता है? खेलने के लिए जाता है और खेलने के बाद वो स्वयं को कैसा महसूस करता है? एकदम तरोताजा। कि आज तो जैसे वॉलीबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, तो वॉलीबॉल खेलने के बाद में वो क्या करेगा? मजदूर स्वयं को तरोताजा महसूस करेगा और नेक्स्ट दिन भी उसका इंतजार करता है कि मेरे को फिर से एक बार, दिन भर काम करके थका है परंतु फिर भी खुद को ताजा रखने के लिए, स्वयं को ताजा रखने के लिए वो क्या करता है? खेल खेलता है, खेल में भाग लेता है, क्योंकि उससे हमारा मनोरंजन होता है और मनोरंजन से शारीरिक और मानसिक ताजगी का एहसास होता है। तो ये बात किसने बताई थी? ये बात लॉर्ड कैम्स और JTW पैट्रिक ने बताई थी। उस खेल के पश्चात क्या होता है? नवीन ऊर्जा का संचार होता है। वॉलीबॉल खेल लिए तो उसमें एक नई ऊर्जा मिली, उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिली। ठीक है, हालांकि उसमें ऊर्जा का व्यय हुआ पर जो मानसिक रूप से है वो एक्स्ट्रा उसको एनर्जी मिली, मनोरंजन हुआ, उसका मजा आया उसको खेलने में, या पुनः शक्ति प्राप्त होती है, इसे तो खेल होते हैं। तो ये बात इन्होंने बताई। आपको यदि एग्जाम में पूछे कि मनोरंजन का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कैम्स और JTW पैट्रिक ने दिया। या फिर स्वयं को ताजा रखने हेतु, पुनः शक्ति प्राप्ति हेतु या नवीन ऊर्जा का संचार करने हेतु खेल खेले जाते हैं। इस प्रकार का सिद्धांत कौन से सिद्धांत की श्रेणी में आता है? तो मनोरंजन के सिद्धांत की श्रेणी में आता है जो लॉर्ड कैम्स और JTW पैट्रिक ने दिया है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं फालतू ऊर्जा का सिद्धांत, जिसे हम अवशेष ऊर्जा या अवशेषी ऊर्जा या अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए हमने दिन भर में बहुत सारे काम कर लिए, ठीक है, परंतु फिर भी हमने, मान लीजिए मेरे पास 250 कैलोरी मैंने खाना खाया है, 250 कैलोरी मैंने 2500 कैलोरी, मतलब लगभग मान लीजिए आपकी 3000 कैलोरी मेरे पास पड़ी है। कितनी पड़ी है?
3000 कैलोरी। मैंने पूरे दिन भर क्या किया, काम किया, और मैंने 2000 कैलोरी अपनी खर्च कर दी। क्या कर दी? खर्च कर दी। अब मेरे पास 1000 कैलोरी और पड़ी है, ठीक है। अब ये पड़ी रहेगी, अगर ये पड़ी ही रहेगी तो मेरा शरीर क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, 2000 कैलोरी ही स्वयं में स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये बच जाएगी, ठीक है, अवशेष रह जाएगी। तो जो अवशेष ऊर्जा है हमारे अंदर, जो दिन भर के कार्य करने के बाद में जो ऊर्जा अवशेष के रूप में बच जाती है, उनको हम खेलों के माध्यम से उपयोग में लेते हैं। इसको हम फालतू ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। जो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत या अवशेष ऊर्जा का सिद्धांत या फालतू ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं कि जो ऊर्जा हमने गेन की है दिन भर के दैनिक कार्यों में, जो बच गई है, उसके पश्चात जो बची हुई ऊर्जा है उसको हम खेलों में उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत कहलाता है ये फालतू ऊर्जा का सिद्धांत कहलाता है। ये सिद्धांत इंपोर्टेंट है और अवशेषी ऊर्जा के सिद्धांत या अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देने वाले कौन है ये सिद्धांत? जर्मन दार्शनिक जॉन वॉन सेलर और अंग्रेजी प्रकृति विज्ञानी हर्बर्ट स्पेंसर। आपको तो सेलर और स्पेंसर याद रखना है। क्या याद रखना है? सेलर और स्पेंसर। सेलर और स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सेलर और स्पेंसर ने फालतू ऊर्जा या अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट सिद्धांत है पूर्वाभ्यास का सिद्धांत। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिद्धांत है जो कार्ल ब्रूस महोदय ने दिया था। पूर्वाभ्यास जैसे पूर्वानुमानित या व्यायाम पूर्व सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे बड़े होकर जो कार्य करेंगे उसका पूर्वाभ्यास करते रहते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है वो घर बनाते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं। तो वो एक पूर्व अभ्यास कर रहे हैं और फिर आपस में कंपटीशन करते हैं कि मेरा घर अच्छा है, मेरा घर अच्छा है। तो एक वो पूर्व अभ्यास कर रहे हैं कि हम बड़े होकर घर बनाएंगे। छोटे बच्चे डॉक्टर खेलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं मम्मी बनूंगा, मैं पापा बनूंगा, इस प्रकार के खेल खेलते हैं। तो वो बड़े होकर वो फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको हम भविष्य का अभ्यास कहते हैं कि वो भविष्य का अभ्यास कर रहे हैं कि भविष्य है तो हम किस प्रकार से प्रिपेयर हो सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे आपसे जिद करते हैं कि नहीं मेरे को क्रिकेट का छोटा सा बल्ला लाके, बैट लाके दो, तो वो बैट ले जाते हैं हम उसके लिए। तो वो प्रैक्टिस करते हैं कि बड़े होकर हम अच्छे क्रिकेटर बनेंगे या अच्छे खेल खेलेंगे। तो पूर्व अभ्यास का सिद्धांत जो बचपन में खेले जाते हैं, जो भविष्य की तैयारी हेतु होते हैं, इस प्रकार का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कार्ल ग्रूस ने। किसने दिया था? कार्ल ग्रूस ने दिया था। ये चौथा सिद्धांत हो गया। फिर हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं पुनः स्मरण का सिद्धांत। पुनः स्मरण का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। वंश परंपरा का शुद्ध प्रकाशन ही खेल है, इस प्रकार की डेफिनेशन भी दी थी। तो पुनः स्मरण के सिद्धांत में जो स्टैनले हॉल महोदय ने बात बताई है वह बताया था बच्चा अपना इतिहास दोहराता है या पूर्वजों का अनुसरण करता है। इसे पुनर्कथन का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि पुनर्कथन भी कह सकते हैं कि अब हम कभी बोलते हैं ना कि ये तो अपने दादाजी ने वापस जन्म ले लिया या परदादाजी ने वापस जन्म ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर फिर भी देखिए, हम बात करते हैं कि हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने जो पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे, बच्चे उस इतिहास को दोहराते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पूर्वज मान लीजिए कि शिकार करते थे, तीरंदाजी चलाते थे, तो आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा भी क्या करता है, वो छोटे छोटे धनुष बनाने की कोशिश करता है, उनको चलाता है या खेलता है। हमारे पूर्वज रनिंग करते थे, क्या करते थे, जैसे शिकार करने के लिए, जो पौराणिक बात की यदि बात करें तो शिकार करने के लिए पशुओं के पीछे या पक्षियों के पीछे भागते थे या छुपकर उनका शिकार करते थे। तो अब हम बच्चे क्या करते हैं कि पकड़ा पकड़ी का गेम खेलते हैं या फिर लुका छिपी का खेल खेलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपने इतिहास को दोहरा रहे हैं, किसी न किसी रूप में दोहरा रहे हैं या अपने पूर्वजों का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं खेल के माध्यम से, प्ले के माध्यम से। इसे पुनर्कथन का सिद्धांत भी कहते हैं या पुनः स्मरण का सिद्धांत कहते हैं। ये बात किसने कही? स्टैनले हॉल ने। ये स्टैनले हॉल वही है जिन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि खेल वंश परंपरा का शुद्ध प्रकाशन है। यानी जो हमारे पूर्वज, हमारे
पूर्वज थे, जो हमारे पहले वंश के जो व्यक्ति थे, उन्होंने किस प्रकार से क्रियाएं की हैं, हम उनका दोहराव करते हैं। तो ये बात किसने कही है? स्टैनले हॉल ने। पुनः स्मरण का सिद्धांत, ये बात आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। स्टैनले हॉल की डेफिनेशन और पुनः स्मरण का सिद्धांत दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत, छठा सिद्धांत है स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत या मनोभावों की उत्पत्ति का सिद्धांत। स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत, ये सिद्धांत पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, परंतु अरस्तु विद्वान हुए हैं, जो उनके यूनानी विद्वान अरस्तु हैं, उनके जो प्रलेख थे, उनके जो लेख थे, उन्हें हमें पता चला है कि उनमें लिखा हुआ था, उनसे हमने ज्ञात किया है कि स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत या मनोभाव की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। एक बालक खेल खेल में सामाजिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्या सोच है उसकी, उसको अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु के लेखों से हमें ज्ञात होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे आधुनिक खेल का सिद्धांत भी आधुनिक खेल सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक खेल सिद्धांत कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक खेल सिद्धांत निम्न में से किसको कहा जाता है, तो स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत या मनोभावों की अभिव्यक्ति का सिद्धांत क्या कहलाता है? आधुनिक खेल सिद्धांत कहलाता है। देखिए, जब खिलाड़ी होता है, मान लीजिए कि कोई सा भी अपने खेल लेते, खेल के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे तो ये बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई सा भी खिलाड़ी है, मान लीजिए एक क्रिकेट का खेल चल रहा है, उसमें एक बैट्समैन है और एक बॉलर है। वह खेल के द्वारा क्या चाहता है? वह खेल के द्वारा चाहता है कि दर्शक जो है वह मुझे देखे, मेरी जो योग्यता है इसको देखे। खेल के माध्यम से वो क्या करता है? स्वयं को व्यक्त करता है। जैसे एक फास्ट बॉलर फास्ट बॉल फेंकता है, ठीक है, तो वो क्या व्यक्त करना चाहता है कि मेरे में इतनी गति है या मैं इतनी फास्ट बॉल फेंक सकता हूं। एक बैट्समैन सिक्स लगाता है, जैसे हार्दिक पांड्या अपने हर बॉल में सिक्स लगाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए किसी मैच के दौरान, ठीक है, तो वो क्या प्रदर्शित करना चाहता है? वो प्रदर्शित करना चाहता है कि मेरे में इतनी शक्ति है, तो वो अपना प्रदर्शन कर रहा है, स्वयं को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो उसके मनोभाव की अभिव्यक्ति का सिद्धांत और स्वयं को व्यक्त करने के सिद्धांत, जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कोई अग्रेसिव खेल रहा है, आज बहुत ज्यादा बॉलरों की पिटाई कर रहा है और बहुत गुस्से में है, तो उसके मनोभाव है वो अभिव्यक्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अभिव्यक्त हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जो बिल्कुल ही शांत रहते थे और हमेशा मुस्कुराते हुए खेलते थे, तो उनके जो मनोभाव है, अंदर की खुशी है, वो जाहिर होती थी किसके द्वारा? खेल के द्वारा। इसलिए इसे आधुनिक खेल का सिद्धांत कहा जाता है। स्वयं को व्यक्त करने का सिद्धांत या मनोभावों की अभिव्यक्ति का सिद्धांत ही क्या कहलाता है? आधुनिक खेल का सिद्धांत कहलाता है। दिया किसने है? दिया किसी ने नहीं है, परंतु अरस्तु के लेखों से ज्ञात होता है। तो हम अरस्तु को मान सकते हैं कि यह सिद्धांत अरस्तु ने दिया है। फिर आता है प्रतिद्वंद्विता का सिद्धांत। एक सिद्धांत खेल में हमेशा ही लागू होता है, प्रतिद्वंदी। एक अकेला व्यक्ति ठीक है मनोरंजन कर सकता है, कोई से खेल खेल सकता है, जैसे वीडियो गेम, आजकल तो आधुनिक जमाना आ गया है, परंतु खेलों में प्रतिद्वंदिता यानी कॉम्पिटिटिव जो गेम्स होते हैं, जैसे कबड्डी हुआ, कुश्ती हुआ, तो खेलों में हमेशा प्रतिद्वंदिता होती है। एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी से द्वंद्व करना चाहता है या द्वंद्व करने का इच्छुक होता है। ये हमारी मूल भावना होती है, ये आज से नहीं है। हम हर चीज के लिए, नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं, खाने के लिए संघर्ष करते हैं, किसी चीज को, मान लीजिए अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, यदि हमें किराने से सामान लेना है तो भी हम वहां पे भी संघर्ष करते हैं। तो ये जो प्रतिद्वंदिता है, ये सिद्धांत भी खेलों, तो हम खेलों से क्या सीखते हैं? प्रतिद्वंदिता भी सीखते हैं। तो प्रतिद्वंदिता का भी एक सिद्धांत है। फिर 8वां सिद्धांत है नैसर्गिक अभ्यास का सिद्धांत। समय के पूर्व परिपक्वता के कारण खेलों का जन्म होता है। इसको हम एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं कि बालक ये समझता है कि मैं समय से पूर्व परिपक्व हो गया हूं, जबकि वो परिपक्व हुआ नहीं है। तो समय से पूर्व परिपक्वता के कारण क्या होता है? खेलों का जन्म होता है। बच्चे आपने देखा होगा कि खेल खेल में घर घर खेलते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था कि जैसे मम्मी पापा बनना खेलते हैं कि मैं मम्मी बन गया, मैं पापा बन गया, ये उनका एक खेल है। तो ये नैसर्गिक अभ्यास है, ये उनका एक्चुअल में जो उनकी प्रकृति है, वो प्रवृत्ति या प्रकृति भी कह सकते हैं, तो वो उनकी नैसर्गिकता है जिसके कारण ये खेल होते हैं। तो नैसर्गिक अभ्यास किसने दिया था?
मैकडूगल ने दिया था और इसमें ये बात बोली थी कि समय की पूर्व परिपक्वता के कारण ही खेलों का जन्म होता है। नवा जो सिद्धांत है खेल ही जीवन है, ये किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था। प्ले इज लाइफ, ठीक है। तो खेल ही जीवन है किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था। और 10वां जो सिद्धांत है सामाजिक संपर्क का सिद्धांत, ये भी खेलों में लागू होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक छोटे रूप में इन खेल के सिद्धांतों से जो थ्योरीज ऑफ प्ले है या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स है उनसे परिचय करवाया एक छोटा सा। तो मैं सोचूंगा कि ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस रूप में पूछा जाता है ये भी मैंने आपको बताया। सामान्यतः तो यही पूछा जाता है कि स्टैनले हॉल ने कौन सा सिद्धांत दिया था या पुनः स्मरण का सिद्धांत निम्न में से किस विद्वान ने दिया था। कभी कभार ये इनकी थ्योरी दी जाती है और इनसे पूछा जाता है कि ये कौन से सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।